Hello student, Jai Swaminarayan. Today we continue with the theodolite traversing chapter. Okay, in that we take new topic, temporal adjustment of the theodolite. Okay, तो temporal adjustment of theodolite में क्या आएगा? First of all, तो सेटिंग द थियोडोलाइट ओवर द स्टेशन. तो जो भी आपको स्टेशन चाहिए उस पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल थियोडोलाइट रखना है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ग्राउंड है, उसमें एक मैंने पैक फिक्स कर दिया. जो भी पैक फिक्स किया दैट इंडिकेट्स द स्टेशन. स्टेशन पे आपको क्या करना है? ट्राइपॉड स्टैंड रखना है. ओके, तो ट्राइपॉड स्टैंड पे आपको क्या रखना है? थियोडोलाइट रखना है. So that is the setting the theodolite over the station. The tripod stand is placed over the required station. The theodolite is then shifted from the box and fixed on the top of the stand by means of a wing nut or according to the fixing arrangement provided along with the instrument. आपको क्या करना है कि ग्राउंड है, यहाँ पे पैक फिक्स करके उस पर ट्राइपॉड रखना है. ट्राइपॉड रख के उस पर थियोडोलाइट रखना है. अप्रॉक्सीमेट लेवलिंग बाय द ट्राइपॉड. जो भी ट्राइपॉड होता है ना, उसमें एक बबल ट्यूब होता है. ओके, तो आपको ऐसा करना है कि अप्रॉक्सीमेट लेवलिंग करने के लिए वो ट्राइपॉड स्टैंड को ऐसे रखो कि जिससे वो बबल अप्रॉक्सीमेटली सेंटर में आ जाए जो भी ट्राइपॉड स्टैंड पे फिक्स है. ओके, तो उसके लिए अप्रॉक्सीमेट लेवलिंग वो कैसे कर सकते हैं? तो 2 लेग्स फिक्स रखो और एक को मूव करो इन आउट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. तो वो हमें अप्रॉक्सीमेट लेवलिंग उस तरीके से करना है ट्राइपॉड का. द लेग्स ऑफ द ट्राइपॉड स्टैंड आर प्लेस्ड वेल अपार्ट एंड फर्मली फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड. देन द अप्रॉक्सीमेट लेवलिंग इज डन यूजिंग दिस स्टैंड. To do this, 2 legs are kept firmly fixed on the ground and third is moved in or out clockwise and anti-clockwise so that the bubble is approximately at the center of its run. That means जो भी बबल हमारे ट्राइपॉड स्टैंड पे है, ओके, वो अप्रोक्सीमेटली सेंटर में आना चाहिए. तो लेवलिंग अप्रोक्सीमेटली है, वो ऐसा बोल सकते हो आप. ओके, सेंटरिंग द ट्रांजिट थियोडोलाइट में सेंटरिंग प्रोसीजर क्या है? तो जो भी हमारा थियोडोलाइट है एग्जैक्टली स्टेशन के सेंटर में रहे. ओके, दैट मीन्स इंस्ट्रूमेंट का सेंटर और जो भी स्टेशन का सेंटर है एक ही हो. ओके, उसके लिए हम सेंटरिंग प्रोसीजर करते हैं. द सेंटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन एट द टाइम ऑफ अप्रोक्सीमेट लेवलिंग बाय मीन्स ऑफ ट्राइपॉड स्टैंड. इट शुड बी एंश्योर्ड दैट the plumb bob suspended from the book under the vertical axis line approximately over the station peg. दैट मीन्स सेंटर में क्या होता है? प्लम बॉब जो भी, दैट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे सेंटर एग्जैक्टली जो भी है वो एग्जैक्टली स्टेशन पे आना चाहिए. दैट मीन्स ये फिगर में आप देखो तो इसका जो इंस्ट्रूमेंट का जो सेंटर है वो एग्जैक्टली यहाँ पे जो पैक फिक्स किया है वहाँ पे पैक फिक्स किया हो तो उस पर आना चाहिए. ओके, देन और दूसरा भी है कि इसमें एक अरेंजमेंट होती है, वहाँ से आपको देखना होता है. तो यहाँ से आप देखोगे तो भी पता चलता है कि ये बबल सेंटर में है कि नहीं है. फॉर एग्जांपल इसकी बात करें तो ये सर्कुलर लेवल है. ओके, देन दिस वन इज सेंटर सर्कल और ये बबल है. ओके, तो बबल को क्या होना चाहिए? सेंटर में. ये लेवलिंग के लिए है, तो ये बबल अप्रॉक्सीमेटली सेंटर में आना चाहिए. उसके लिए मैंने बोला कि अप्रॉक्सीमेट लेवलिंग बाय द ट्राइपॉड स्टैंड करना है. ओके, लेवलिंग के लिए क्या प्रोसीजर है? तो लेवलिंग के लिए ये प्रोसीजर है. तो इसमें आप देख सकते हो तो 3 फुट स्क्रूज है. ओके, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें 3 फुट स्क्रू होता है. ओके, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ तो पता चलेगा. तो 1, 2 एंड 3 फुट स्क्रू है. तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? 2 फुट स्क्रू जो भी है, कोई भी 2 फुट स्क्रू पकड़ो, उस पर यहाँ पे प्लेट लेवल होगा, यहाँ पे एक बबल ट्यूब होगा, उसके पैरेलल रखो. ये दोनों फुट स्क्रू है उसको क्लॉकवाइज मूव करो या एंटी क्लॉकवाइज मूव करो. जो भी बबल है वो सेंटर में आना चाहिए. देन एग्जैक्टली आपको परपेंडिकुलर सेट करना है ये बबल ट्यूब को, और 3rd फुट स्क्रू है उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है. तो मूव करोगे तो अगेन बबल आपका सेंटर में आ जाएगा. अगेन वापस ये पैरेलल प्लेट बबल को रख के वही प्रोसीजर करो
तो आपको वो 3 टाइम्स आप करोगे तो लेवलिंग आपका आ जाएगा। ओके, और लेवलिंग करने से थोड़ा आपका सेंटरिंग भी डिस्टर्ब होगा, पर वो माइनर चेंजेस होगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है रीडिंग पे, तो वो भी हमें नोट करना है। बिफोर स्टार्टिंग द लेवलिंग ऑपरेशन ऑल द फुट स्क्रूज आर बाउंड टू द सेंटर। जो भी फुट स्क्रूज है ना वो अप्रोक्सीमेट आपको सेंटर में लेके आना है। ये है ना फुट स्क्रू है, तो अप्रोक्सीमेटली ये दोनों गैप के बीच में लेके आना है। ओके, और मैंने बोला उस तरीके से पैरेलल परपेंडिकुलर पैरेलल परपेंडिकुलर। तो दूसरा भी अरेंजमेंट है पैरेलल परपेंडिकुलर, इस तरह से भी रख सकते हैं। ओके, तीसरा एक मेथड भी है कि दो फुट स्क्रू है उसको पैरेलल रखो, जो दो को पकड़ो, यहाँ पे पैरेलल रखो सेंटर में लाओ, 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 तो वो एक मेथड भी है। ओके, Before starting the leveling operation, all the foot screws are brought to the center of the run and then the following procedure is adopted. The plate bubble is placed parallel to any pair of the foot screws by turning both these screws equally inward or outward. The plate bubble is turned through 90 degrees so that it is perpendicular to the line joining the first and second foot screws. Then by turning the third foot screw either clockwise or anti-clockwise, the bubble brought to the center. मैंने जो प्रोसीजर बोला वही है। Some instruments may have two plate bubbles perpendicular to each other. In such a case, one bubble is kept parallel to any pair of the foot screws and the third plenty bubble will automatically be perpendicular to the position of the first bubble. Here the instruments need not be turned. Okay. In case of a one bubble is two plate bubble होता है, तो एक पैरेलल परपेंडिकुलर होता है ऑटोमेटिकली। तो आपको इसके लिए जो आप टेलीस्कोप घुमाते हो या प्लेट बबल को 2 फुट स्क्रू के ऊपर लाते हो, तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है, बिकॉज 2 प्लेट बबल दिया है इसलिए। ओके, हियर द इंस्ट्रूमेंट नीड नॉट बी टर्न एंड द फर्स्ट, और आपको इंस्ट्रूमेंट को टर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो टर्न क्यों करते हो आप, बिकॉज जो प्लेट बबल होता है उसको पैरेलली रखना होता है इसीलिए, बट इसमें डायरेक्टली दिया है तो फिर आपको वो मूव करने की ज़रूरत नहीं है। पैरेलल परपेंडिकुलर जो भी आप लेवलिंग ऑपरेशन में करते हो वो मूव करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट बबल कैन बी ब्रॉट टू द सेंटर बाय टर्निंग द फर्स्ट एंड सेकेंड फुट स्क्रूज एंड द सेकेंड बबल कैन बी ब्रॉट टू द सेंटर बाय टर्निंग द थर्ड फुट स्क्रूज. The process is repeated several times so that the bubble remains in the center position of the plenty bubble, both direction perpendicular to each other. The instrument is rotated through 360 degree about its vertical axis. If the bubble still remain in the center position, the adjustment of the bubble is perfect and the vertical axis is truly vertical. Focusing of the eyepiece. The focusing of the eyepiece में the eyepiece is focused so that the crosshair can be seen clearly. आपको आईपीस को फोकस करना है, तो आईपीस से फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस करना है। तो कैसे करना है, तो आईपीस को जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसमें आगे क्या होता है, आईपीस होता है। ओके, तो आईपीस में आपको दिखाती हूँ। ये आईपीस है, यहाँ पे आप मूव करोगे ना, और यहाँ पे पीस ऑफ वाइट पेपर, एक वाइट पेपर रख के यहाँ पे ये आपको मूव करना है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होगा, अंदर जो क्रॉस आर डायफ्राम जो है वो आपको क्लियर लगना चाहिए और क्लियर दिखना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द फोकसिंग ऑफ आई पीस। The eyepiece is focused so that the crosshairs can be seen clearly. To do this, the telescope is directed toward the sky, or a piece of white paper is held in front of the object glass, and the eyepiece is moved in or out by turning it in the clockwise and anti-clockwise until the crosshairs appear distinct and sharp. Okay, setting the vernier. Vernier को set करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो first of all vernier A is set 0 and vernier B is set 180. To do this, the lower clamp screw is fixed. तो मैंने आपको बताया था कि अपर क्लैम्प स्क्रू का मतलब क्या है, क्या यूज़ है, तो उससे आप रीडिंग चेंज कर सकते हो। तो रीडिंग वर्नियर ए पे 0 लाना है और वर्नियर बी पे 180 डिग्री लाना है। तो वर्नियर पे जो भी रीडिंग है 0 to 20 मिनट, तो वर्नियर का जो भी 0 है वो हमें मेन स्केल के 0 के साथ मैच करना है।
तभी आपको 1 ईयर ए पे 0 और 1 ईयर बी पे 180 डिग्री मिलेगा। तो उसके लिए अपर क्लैम्प स्क्रू का यूज़ करना पड़ता है। तो अपर क्लैम्प स्क्रू जो है उसको हम खोलेंगे और लोअर क्लैम्प स्क्रू को बंद करेंगे। वो मैंने एडवांस में भी बोला था आपको, जब भी एक क्लैम्प स्क्रू खुला हो तो दूसरा क्लैम्प स्क्रू क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ओके, तो वो आपको सब ध्यान में रखना है। ओके, तो लोअर क्लैम्प स्क्रू को फिक्स करो, अपर क्लैम्प स्क्रू को लूज करो एंड अपर प्लेट टर्न अंटिल द एरो ऑफ द 1 ईयर। ओके, दैट मीन्स जब भी 1 ईयर का एरो 0 पे एग्जैक्टली 1 ईयर का और मेन गेज का 0 मैच नहीं हो जाता, तब तक आपको वो टेलीस्कोप को मूव करना है और अप्रॉक्सीमेटली कोइंसाइड विद द 0 एंड द 1 ईयर बी अप्रॉक्सीमेटली कोइंसाइड विद द 180 डिग्री। तो आप 0 पे सेट करोगे एग्जैक्टली तो बी पे 180 आ ही जाएगा। देन द अपर क्लैम्प स्क्रू इज टाइट एंड बाय टर्निंग द अपर टेंजेंट स्क्रू। अभी मैंने वो भी बोला था कि अपर टेंजेंट स्क्रू का यूज़ कभी होता है तो आपको रीडिंग में माइनर चेंजेस चाहिए। दैट मीन्स वो एग्जैक्टली 0 नहीं है, थोड़ा 20 मिनट लेस या ज़्यादा है, तो आपको ये टेंजेंट स्क्रू का यूज़ करना होता है, वो खोलना पड़ता है। अभी वो कभी ऑपरेट कर सकते हैं जब भी आपका क्लैम्प स्क्रू बंद होगा, तभी वो ऑपरेट हो सकता है। तो आपको क्लैम्प स्क्रू अपर क्लैम्प स्क्रू बंद करना है और टेंजेंट स्क्रू मूव करना है, तो ही आपको मूवमेंट पता चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ओके और एग्जैक्टली 0 डिग्री पे आपको लाना है। दिस वन इज कॉल्ड 1 ईयर और दिस वन इज कॉल्ड मेन स्केल। ओके, तो अभी यहाँ पे जो 0 है वो 0 आपको एग्जैक्टली मेन स्केल के 0 पे मैच करना है। हमारे जो टेलीस्कोप हमारा जो ट्रांजिट थियोडोलाइट है उसमें रीडिंग अलग प्रकार का है, इसलिए थोड़ा अलग है। ओके, तो इसमें क्या है, हमारा जो थियोडोलाइट है उसमें 1 ईयर कैसे दिया है, 0, 20 ऐसे दिया है। तो 0, 5, 10, 15, 20 ऐसा लिख के दिया है। और यहाँ पे भी इस तरह से नहीं है, यहाँ पे 1 डिग्री जो है 1 डिग्री में 2 डिवीजन है, जबकि वहाँ पे 1 डिग्री में 3 डिवीजन है। ओके, तो ये दैट इज़ डिफरेंट, बट आपको इसमें से इतना पता चल सकता है कि 1 ईयर का 0 है वो मुझे सेट करने के लिए मीन्स ये विंडो में सेट एग्जैक्ट 0 पे सेट करने के लिए 1 ईयर का जो 0 है उसकी मदद से हम मेन स्केल के 0 के साथ मैच कर सकते हैं। ओके परमानेंट एडजस्टमेंट हम बाद में देखेंगे। मॉडर्न थियोडोलाइट्स भी बाद में देखेंगे। ओके, चलो देख लेते हैं मॉडर्न थियोडोलाइट्स। सम मॉडर्न थियोडोलाइट्स। व्हाट माइक्रो ऑप्टिक थियोडोलाइट है, आपको इसमें डिटेल में थियोरी कुछ करना नहीं है। दिस वन इज व्हाट माइक्रो ऑप्टिक थियोडोलाइट है, देन सेकेंड वन इज T2 थियोडोलाइट है, वो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। दिस वन इज T3D थियोडोलाइट है, दिस वन इज T4 थियोडोलाइट है, देन टेल स्टॉक थियोडोलाइट है। देन एरर्स इन द थियोडोलाइट, कौन कौन सी एरर्स, सोर्सेस ऑफ एरर्स इन द थियोडोलाइट, थियोडोलाइट में कौन कौन सी एरर होती है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर में नॉन एडजस्टमेंट ऑफ द प्लेट बबल, दैट मीन्स the axis of the plate bubble may not be perpendicular to the vertical axis, so that when the plate level are centered, the vertical axis may not be truly vertical. In such case, the horizontal circle would be inclined, okay, and the angle will be measured in an inclined plane. This would cause an error in the angle measure. The axis of the plate bubble जो भी होता है, that means जो भी plate bubble हमारा है, for example फॉर एग्जाम्पल हमारा जो प्लेट बबल होता है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये प्लेट बबल है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज अ प्लेट बबल, तो उसका जो भी बॉटम पॉइंट है तो दैट इज द एक्सिस ऑफ प्लेट बबल। तो उसमें क्या बताया है कि एक्सिस ऑफ प्लेट बबल इज नॉट एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल और इट इज नॉट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। तो ये इसका एक्सिस जो भी है वो वर्टिकल एक्सिस से एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वो परपेंडिकुलर नहीं है तो आपका जो भी
एंगल आप ले रहे हो उसमें रीडिंग में एरर आएगा, एंगल मेजरमेंट में एरर आएगा, ओके, वो ऐसा बोल रहे हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर में नॉन एडजस्टमेंट ऑफ द प्लेट बबल, द एक्सिस ऑफ द प्लेट बबल may not be perpendicular to the vertical axis, so when the plate level are centered, जब भी हम प्लेट लेवल सेंटर में करते हैं तो वो सेंटर में नहीं होता है। The vertical axis may not be truly vertical. In such case, the horizontal circle would be inclined and the horizontal circle would be inclined. That means आप जब भी पर ये एक्सेस रिलेशन जो होता है वो एग्जैक्ट नहीं होता है। परपेंडिकुलर बोला है तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, पैरेलल बोला है तो एग्जैक्टली पैरेलल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल उसमें डिस्टर्बेंस है तो जो भी आप रीडिंग लोगे तो उसमें एरर आने वाला ही है, ओके। The angle will be measured in an inclined plane and this would cause an error in the angle measured. This error may be eliminated by leveling the instrument with reference to the altitude bubble. तो फॉर एग्जांपल इसमें एरर आ रहा है तो आपको एल्टीट्यूड बबल के रेफरेंस से आपको लेवलिंग करना चाहिए, सिंपल। एल्टीट्यूड बबल दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे जो भी बबल आता है दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड बबल। तो फिगर में दिखाया तो मैं आपको दिखाती हूँ, नहीं इसमें प्लेट बबल और एल्टीट्यूड बबल हमने आगे देखा था। लाइन ऑफ कॉलिमेशन नॉट बीइंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप। अभी लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या है वो हमने पढ़ा। द एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप दैट मीन्स वो पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल नहीं होगा तो जो भी रीडिंग लेते हैं तो उसमें डिफरेंस आएगा। If the line of collimation is not parallel to the axis of the telescope, there is an error in the observed vertical angle. This error is eliminated by taking the reading from the both the faces. Face left, face right. Face left का मतलब क्या है, आपका फेस के लेफ्ट में वर्टिकल सर्कल है तो दैट इज कॉल्ड फेस लेफ्ट। आपके फेस के राइट में आप वर्टिकल सर्कल है दैट इज कॉल्ड फेस राइट। तो इस तरह का लाइन ऑफ कॉलिमेशन और एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप बोथ पैरेलल ना हो तो आपको 2 फेस रीडिंग लेना चाहिए, फेस लेफ्ट और फेस राइट। तो आपके पास 2 रीडिंग है तो उसका आप एवरेज करोगे तो आपको जो भी एरर है वो मिनिमाइज हो जाएगा और एलिमिनेट हो जाएगा। Eccentricity of the inner and outer axis, this condition causes an error in vernier reading. This error is eliminated by reading from both the vernier and considering the average reading. Graduation not being uniform, जो graduation दिया है ओके तो वो यूनिफॉर्म नहीं है। एरर ड्यू टू दिस कंडीशन इज एलिमिनेटेड बाय मेजरिंग द एंगल सेवरल टाइम्स ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सर्कल। तो ग्रेजुएशन जो भी है, जो भी मेन स्केल है ना वहाँ पे ग्रेजुएशन दिखाया गया है तो उसमें एरर है तो इसकी वजह से भी आपको रीडिंग प्रॉपर नहीं दिखाई देगा। द वर्नियर बीइंग एसेंट्रिक दैट मीन्स जीरो ऑफ द वर्नियर शुड बी diametrically opposite to each other. That means when vernier A is set to 0, the vernier B is set to 180 degree. But in some cases this condition may not exist. तो आप देखो, आप ऑपरेट करोगे या मैं आपको ऑपरेट करके दिखाऊंगी तो उसमें क्या होगा कि वर्नियर ए 0 पे सेट करोगे तो वर्नियर बी 180 पे सेट हो ही जाएगा, ओके। बट कई कंडीशन में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है तो दिस एरर इज eliminated by taking the readings both verniers and taking the average. both vernier का आप रीडिंग लो और उसका एवरेज करो, ओके। तो आपका जो भी एरर है वो मिनिमाइज हो जाएगा। देन सोर्सेस ऑफ एरर्स इन थियोडोलाइट दैट इज पर्सनल एरर में क्या है, द सेंटरिंग मे नॉट बी डन परफेक्टली ड्यू टू द केयरलेसनेस, लेवलिंग परफेक्ट ना हो, इफ द क्लैम्प स्क्रूज आर नॉट प्रॉपरली फिक्स्ड दैट मीन्स क्लैम्प स्क्रू आपने प्रॉपरली फिक्स नहीं किया। मैंने बोला था एक क्लैम्प स्क्रू खुला हो तो दूसरा सभी क्लैम्प स्क्रू बंद, दूसरा क्लैम्प स्क्रू बंद होना चाहिए, ओके। द इंस्ट्रूमेंट में स्लीप एंड द प्रॉपर टेंजेंट स्क्रू में नॉट बी ऑपरेटेड दैट मीन्स आपने आपको रीडिंग चेंज करना है तो आप अपर टेंजेंट स्क्रू यूज़ कर सकते हो। आपको इंस्ट्रूमेंट माइनरली मूव करना है तो आप लोअर टेंजेंट स्क्रू ही यूज़ कर सकते हो। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, okay. The proper tangent screw may not be operated, the focusing is ordered in order to avoid parallax may not be perfectly done. Focusing properly नहीं किया है
then the object of the ranging rod may not be bisected accurately. ओके, तो फोकसिंग होगा तो आपने बाइसेक्ट ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट भी प्रॉपरली नहीं किया है. द वर्नियर मे नॉट बी सेट इन प्रॉपर प्लेस. वर्नियर को आपने प्रॉपरली सेट नहीं किया है तो भी एरर आएगा. एरर्स वुड ऑल्सो रिजल्ट इन द वर्नियर आर नॉट रेड बिकॉज ऑफ ओवरसाइट. ओके, तो कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रोशनी होती है, उसकी वजह से आप वर्नियर नहीं देख पाते, तो उसकी वजह से भी आपको आपका रीडिंग में एरर आता है. नेचुरल एरर्स. नेचुरल एरर्स में कौन सा है? द हाई टेम्परेचर कॉज एरर ड्यू टू द इरेगुलर रिफ्रैक्शन एंड करेक्शन. कर्वेचर करेक्शन एंड रिफ्रैक्शन करेक्शन वो आगे पढ़ोगे. ओके, हाई टेम्परेचर की वजह से जो रीडिंग आना चाहिए ना, उससे रीडिंग ज़्यादा या कम आता है. ओके, तो वो दोनों हम पढ़ेंगे. ओके, तो इरेगुलर रिफ्रैक्शन की वजह से भी अंदर एरर आता है. हाई विंड कॉजेस वाइब्रेशन इन द इंस्ट्रूमेंट. हाई विंड होता है तो उसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट जो भी है उसमें वाइब्रेशन आता है, उसकी वजह से भी रीडिंग गलत आता है. हाई टेम्परेचर कॉजेस एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन दैट मीन्स रीडिंग रिफ्रैक्शन करेक्शन एंड कर्वेचर करेक्शन. तो इरेगुलर रिफ्रैक्शन दैट मीन्स आपको जो रीडिंग दिखना चाहिए उससे वो कम आएगा. ओके, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन करेक्शन. कर्वेचर करेक्शन दैट मीन्स जो हमें रीडिंग चाहिए उससे वो ज़्यादा रीडिंग आता है, दैट इज कॉल्ड कर्वेचर करेक्शन. ओके, तो अभी नेक्स्ट आगे थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ओके, थैंक यू.